हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर यानी द कोल्ड वार एरा करने वाले हैं। ये वीडियो पूरी तरह से दोस्तों जो है CUET की सिलेबस पर आधारित है, CUET की सिलेबस पर बेस्ड है। यानी इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं वो डायरेक्ट जो है दोस्तों आपके NTA UGC का जो CUET एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों इससे पहले आप सभी ने इस चैप्टर को तो पढ़ लिया ही होगा क्योंकि अभी आप लोग एग्जाम खत्म हुए हैं। तो शीत युद्ध क्या है, इसके क्या कारण है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। हम इस चैप्टर में इस वीडियो में वो चीज करने वाले हैं जो डायरेक्ट CUET एग्जाम में पूछा जाने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हमारे पास है दोस्तों। जितना समय हमारे पास है यानी अगर हम देखें तो 15 से 17-18 जुलाई तक के बीच के आसपास जो आपका CUET एग्जाम लिया जाएगा। तो इतने कम समय में हमें अपनी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सारी चीज़ें कवर करनी है। तो हमें फालतू की चीज़ों को साइड में रखना है, काम की चीज़ों को अंदर लाना है और उसी पर फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों इसी नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों शीत युद्ध से कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे मीनिंग तो आपको पता ही होगी दोस्तों शीत युद्ध की। तो शीत युद्ध का मतलब क्या है? शीत युद्ध मतलब ठंडा युद्ध, यानी ऐसा युद्ध जो मैदान पर नहीं लड़ा गया है, जो केवल विचारों के लेकर लड़ा गया है। ठीक है, आपसी द्वंद्व में हुआ है, ईर्ष्या हुई है, ठीक है, टकराव नहीं हुआ है। यानी वैचारिक रूप से केवल कागजों पर लड़ा जाने वाला युद्ध से हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, वास्तविक युद्ध नहीं हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। अब मान लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था दोस्तों वो 1939 से लेकर 45 तक चला। अब इस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, कौन कौन से गुट शामिल थे, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन दो गुटों के बीच लड़ा गया वॉर था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो इसमें दो गुट शामिल थे। एक था दोस्तों मित्र राष्ट्र, ठीक है, और दूसरा था धुरी राष्ट्र। इन्हीं दो खेमों के बीच लड़ा गया युद्ध था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में शामिल थे दोस्तों USA, USSR, फ्रांस और UK। ये प्रमुख देश थे जो मित्र राष्ट्र में शामिल थे। जबकि अगर धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र में दोस्तों जापान, ठीक है, इटली, जर्मनी, तो ये प्रमुख राष्ट्र वो थे जो धुरी राष्ट्र में थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस समूह की जीत होती है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों जीत होती है मित्र राष्ट्र की। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो समाप्त कब होता है, कैसे समाप्त होता है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो दोस्तों जो है समाप्त होता है वो होता है अमेरिका द्वारा। अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जापान के दो शहर, ठीक है, जापान के दो शहर, एक का नाम है दोस्तों हिरोशिमा और एक का नाम है नागासाकी। तो अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। और जैसे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया वहीं से युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त को। जबकि नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त को। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था दोस्तों? लिटिल बॉय, ठीक है, और नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम का नाम था फैट मैन। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जापान के किन दो शहरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया? तो वो दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। नाम क्या था? फैट मैन और लिटिल बॉय। तो इस तरह से जो है आपके CUET एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। शीत युद्ध के क्या कारण है सब कुछ आपको पता है दोस्तों, ठीक है, शीत युद्ध के क्या कारण रहा है, क्या विशेषता रहेंगे, सब कुछ आपको पता है। बट हम CUET के सिलेबस को ध्यान में रखकर हमें फोकस करना है उन चीजों पर जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको शीत युद्ध क्या है, किसे कहते हैं, सब देखना दोस्तों हमारे पहली वीडियो है, वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर हमने कंप्लीट समझाया हुआ है। बट ये पूरा जो सीरीज चला रहे हैं हम, ये केवल CUET को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, आप सभी के लिए दोस्तों तैयार किया गया है।
सो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हमारे से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये शीत युद्ध से मान लेते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि बताइए कि शीत युद्ध क्या है। तो हमने कहा आपको डेफिनेशन बता दें कि शीत युद्ध क्या है, कि शीत युद्ध जो है दोस्तों विचारों की लड़ाई थी, गुटों की लड़ाई थी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी विचारधारा थी, तो एक विचारधारा थी साम्यवादी, ठीक है, दूसरी विचारधारा थी पूंजीवादी। साम्यवादी विचारधारा का जो अगुवा था वो था USSR, और पूंजीवादी विचारधारा का अगुवा था USA। यानी जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है। एक गुट सोवियत संघ के पाले में चला जाता है और दूसरा गुट जो है पूंजीवादी अमेरिका के पाले में चला जाता है। और ये दोनों देशों के बीच जो है दोस्तों आपसी प्रतिस्पर्धा लग जाती है कि कौन सा देश ज्यादा से ज्यादा विश्व के देशों को अपने विचारधारा में शामिल कर सकता है या अपने खेमे में शामिल कर सकता है। तो ये जो है ना खींचतान भरी पूरी जिंदगी थी, पूरी 1945 से 1991 तक। तो ये पूरा दौर ही शीत युद्ध का था। इसमें आप कह सकते ईर्ष्या की भावना थी, द्वेष की भावना थी, जलन थी, ठीक है, प्रतिद्वंदता थी, एक दूसरे से कंपटीशन था। तो ये पूरा दौर ही शीत युद्ध का था। इसमें अगर हम कहें तो दोस्तों डर का माहौल भी था, क्योंकि कई बार ऐसी उत्पन्न हुआ कि कई बार ऐसा लगा कि युद्ध हो जाएगा, बट युद्ध हुआ नहीं। तो इस तरह से दो विचारधाराएं कौन थी, साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा। इसी प्रकार से दो गुट कौन थे, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, ठीक है। चलिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर अब हम बात करें दोस्तों, तो अब दो दोस्त दुश्मन कैसे बन गए। अभी हमने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों देशों ने साथ मिलकर लड़ा और जीत गए। हुआ क्या कि अमेरिका ने बिना बताए परमाणु बम का विकास कर लिया और जिसकी भनक सोवियत संघ तक नहीं पहुंची। और जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु आक्रमण कर दिया, तब जाकर सोवियत संघ को पता चला कि भाई अमेरिका के पास परमाणु बम है। और वहीं से ही सोवियत संघ के मन में भावना घर कर गई कि भाई ये कभी भी हमें धोखा दे सकता है या इस पर राज कर सकता है। तो इसी के बाद दोनों देशों में जो है कह सकते हैं खाई पैदा हो गई, दोस्ती में दरार पड़ गई और वो दोनों देश आपसी प्रतिद्वंदी बढ़ गए। कहा जाता है कि सबसे पक्के मित्र सबसे पक्के शत्रु भी बनते हैं। ठीक वैसे ही किसके साथ होता है, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ होता है। अब दोनों देश क्या हो गए कि आपसी खींचतान, आपसी लड़ाई पर विश्व को शामिल कर लिया। अब ये दोनों देश चाहते थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने कब्जे में किया जाए और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, पूरे विश्व पर राज किया जाए। मेन उद्देश्य ये था कि भाई विश्व पर कब्जा करना। और विश्व पर कब्जा कैसे करना कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने पाले में कर अपने विचार में शामिल कर। अब इसके लिए क्या क्या किया गया दोस्तों, इसके लिए कई संगठन बनाए गए। तो संगठन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले संगठन का निर्माण किया गया वो था नाटो। अमेरिका ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए एक नई शक्ति, एक नए सैन्य संगठन का इजाद किया जिसका नाम है नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना 1949, 4 अप्रैल 1949 की स्थापना होती है। हालांकि नाटो, जिसे 1949 में नाटो कहा गया, पहले ये दोस्तों एक कह सकते हैं कि ब्रसेल्स संधि थी, रक्षा संधि, ठीक है, 1948 में की गई थी। बाद में इसी का एक नाम बदल दिया गया, तो नाटो करा गया 4 अप्रैल 1949 में। इसमें 12 सदस्य देश थे। वर्तमान में अगर हम बात करें नाटो के 30 सदस्य देश है दोस्तों। तो इस तरह से नाटो की स्थापना की गई। उद्देश्य ये था कि साम्यवादी विचारधारा के प्रचार और प्रसार को रोकना। अब नाटो एक सैनिक संगठन है। इस सैनिक संगठन क्या था, इसका काम यह था कि अगर मान लो अगर नाटो के किसी देश पर कोई एक देश आक्रमण करता है, मान लो सोवियत संघ का कोई देश आक्रमण करता है, अगर नाटो के किसी सदस्य पर आक्रमण करता है, नाटो के सभी सदस्य जो है मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे। यानी नाटो जो सैन्य संगठन था वो एक सामूहिक सिद्धांत पर आधारित था। तो नाटो के किसी एक देश पर किया गया आक्रमण संपूर्ण नाटो पर आक्रमण माना जाएगा और उस देश पर नाटो के सभी सदस्य मिलकर आक्रमण करेंगे जिस देश ने नाटो के किसी सिंगल सदस्य पर आक्रमण किया हो। इसी के बाद एक और संगठन की स्थापना होती, वो होती दोस्तों सीटो।
सीटों की भी स्थापना हो जाती है दोस्तों। इसी की तरह से सेंटो की स्थापना होती है। सीटों की अगर हम बात करें स्थापना 1954 में होती है, सेंटो की स्थापना 1955 में होती है। इसे पहले बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बगदाद पैक्ट कह लीजिए या सेंटो कह लीजिए, एक ही है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा, स्थापना 1955। ये तीनों क्या है दोस्तों? सैन्य संगठन है। ये तीनों सैन्य संगठन किसके? अमेरिकी सैन्य संगठन है, अमेरिकी गुट हैं। और इसी के जवाब में अमेरिकी गुटों के जवाब में सोवियत संघ के द्वारा यानी यूएसएसआर के द्वारा जो है दोस्तों एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। क्या है? वार्सा पैक्ट। स्थापना 1955। हालांकि वार्सा पैक्ट 1991 में समाप्त हो जाता है। तो वार्सा पैक्ट किसने स्थापित किया गया? अमेरिका खेमे को जवाब देने के लिए, अमेरिकी खेमों को जवाब देने के लिए यानी उसकी विचारधारा को रोकने के लिए वार्सा पैक्ट की स्थापना यूएसएसआर ने की। हालांकि 1991 में जैसे ही वार्सा पैक्ट समाप्त हो जाता है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों सोवियत संघ के बारे में, तो सोवियत संघ जिसे हम क्या कहते हैं? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या कहते हैं? सोवियत यानी यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये पहला देश है जो साम्यवादी है या कम्युनिस्ट राज्य है। पहला कम्युनिस्ट राज्य। स्थापना कब की किसकी? 1922 में। 1917 के रूसी क्रांति के बाद दोस्तों विश्व का पहला देश 1922 में साम्यवादी देश बनता है जिसका नाम होता है सोवियत संघ। हालांकि वर्तमान में सोवियत संघ समाप्त हो गया है 1991 में, जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है अब उसका स्थान रूस ने ले लिया है। सोवियत संघ जो है था दोस्तों 15 गणराज्यों में बटा हुआ था। यानी जो यूएसएसआर है ये 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था यूएसएसआर। और जैसे 1991 में इसका विघटन होता है ये 15 राज्य अलग अलग हो जाते हैं और उन्हीं 15 राज्यों में से एक सबसे बड़ा राज्य जो होता है रूस, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी होता है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फर्स्ट चैप्टर में बात करें दोस्तों जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। शीत युद्ध की और महत्वपूर्ण घटना की अगर हम बात करें दोस्तों जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है? बर्लिन की घेराबंदी। 1948 में बर्लिन की घेराबंदी की गई। उसके बाद दोस्तों बर्लिन यानी जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी जो था वो साम्यवादी खेमे में था, पश्चिमी जर्मनी था वो जो दोस्तों कहाँ चला गया? अमेरिकी खेमे में चला गया। तो इस तरह से 13 अगस्त 1961 को जो है एक दीवार खड़ी गई और जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। उसके बाद 1989 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो ये भी हमें देखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों। हम वो चीज कर रहे हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फालतू की चीजें जो हमने पहले पढ़ रखी हैं वो आपको पहले से पता है तो उसके करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास जितना समय है दोस्तों उसमें हमें वही चीजें करनी है जो हमारी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी और काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में हम एक और टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट होता है। अगर हम क्यूबा की बात करें तो क्यूबा क्या है दोस्तों? क्यूबा दोस्तों अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। अमेरिका से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है। अमेरिका से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है, ठीक है। अब लेकिन क्यूबा जो है अमेरिका से लगा हुआ है, लेकिन क्यूबा पर अगर हम बात करें ज्यादा बात क्यूबा वाले किसकी मानते हैं? वो मानते हैं यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की, क्योंकि सोवियत संघ द्वारा क्यूबा को हमेशा आर्थिक मदद दी गई, सैनिक मदद दी गई, जिससे वो अमेरिका गुट से दूर हो गया, जबकि साम्यवादी गुट यानी सोवियत संघ से नजदीकी बढ़ा ली। अब यहां इसी संकट की शुरुआत होती है। 1961 से ही सोवियत संघ द्वारा जो है क्यूबा के तटों पर जो है मिसाइल तैनात करनी शुरू कर दी गई, जिस मिसाइल का रुख जो है अमेरिका की तरफ कर दिया गया। यानी अमेरिका जो है पूरी तरीके से सोवियत संघ के निशानों पर आ गया, परमाणु मिसाइल बिछा दी गई और ये पहली बार था जब अमेरिका किसी देश के निशाने पर आ गया इतनी बड़ी संख्या में। और ये मिसाइल तैनात करने की जो बात थी दोस्तों अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चलती है। और उसके जब अमेरिका को बात पता चलती है तो अमेरिका के उसमें राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी ने भी अपनी मिसाइल बेड़ों को क्यूबा के तट की तरफ रवाना कर दिया और दोनों देशों की जो बड़ी बड़ी मिसाइल थी, बड़ी बड़ी कह सकते हैं कि
संसाधन थे वो आमने सामने हो गए और ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध होकर रहेगा। दुनिया पूरी तरीके से सहम चुकी थी। अगर ये युद्ध होता तो पूरी दुनिया दोस्तों तहस नहस हो जाती, जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता, जितना नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुआ था। तो ऐसे में दोनों देशों ने समझदारी का काम लिया। दोनों देशों ने समझदारी का काम क्यों नहीं? क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न थे। अगर एक देश आक्रमण करता तो दूसरा देश भी आक्रमण करता, दोनों को बराबर क्षति पहुंचती। तो ऐसे में दोनों देशों ने समझदारी का काम करते हुए इस संकट को टाल दिया और इसी संकट को हम क्या कहते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्वेश्चन क्या आएगा यहां से? क्वेश्चन आता है कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। तो क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? फिदेल कास्त्रो। इसी प्रकार से यूएसएसआर के राष्ट्रपति अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों निकिता खुरुश्चेव। कौन थे? निकिता खुरुश्चेव। तो इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको नोट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद जो हम दोस्तों है ना कंप्लीट एमसीक्यू भी लेकर आएंगे, इसमें आपको हर प्रकार के एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, यानी पूरी तैयारी, थोड़ी सी नहीं, यानी शुरुआत से लेकर एंड तक हम आपके साथ रहेंगे जब तक आपका बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आपको हमारा साथ देना और हम आपके साथ तो है ही दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो ये है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट को दोस्तों शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध का चरम बिंदु। क्या कहते हैं? शीत युद्ध का चरम बिंदु भी किसको कहते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है दोस्तों। क्लियर? चलिए अब एक और टॉपिक करते हैं दोस्तों जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो है दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम नाम के नाम से ही बुलाते हैं दोस्तों, नाम यानी नॉन एलिगेंट मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कि अगर हम संस्थापक की बात करें तो 5 प्रमुख संस्थापक देश, कितने देश हैं? 5 प्रमुख संस्थापक देश है दोस्तों। तो वो 5 प्रमुख संस्थापक देश कौन कौन से हैं? भारत, ठीक है, यानी इंडिया, भारत है दोस्तों, मिस्र है, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया। और अगर हम बात करें दोस्तों तो मिस्र, घाना, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया। तो 5 प्रमुख देश है जो संस्थापक इसके गुट निरपेक्ष आंदोलन के। भारत से कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र से कौन है? गमाल अब्दुल नासिर। कौन है? गमाल अब्दुल नासिर। तो गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से हैं। 1956 में इन्होंने जो है दोस्तों नील नदी का जो राष्ट्रीयकरण किया था, नील नदी का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया था गमाल अब्दुल नासिर ने। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम घाना से बात करें दोस्तों, घाना से कौन थे? वाने एनक्रोमा। कौन है? वाने एनक्रोमा, ठीक है, वाने एनक्रोमा। घाना से वाने एनक्रोमा है। इंडोनेशिया से अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडोनेशिया से कौन है? सुकर्णो। इंडोनेशिया से सुकर्णो है। और यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रास टिटो। यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रास टिटो। तो ये 5 जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश है। पहली बैठक होती है दोस्तों अगर हम बात करें तो पहली बैठक 1961 में ब्रसलेस में होती है। 1961 में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में जो लास्ट बैठक हुई थी यानी 18वां सम्मेलन दोस्तों अजरबैजान मिस्र की राजधानी जो है अजरबैजान में हुआ था, वहां पर इसकी बैठक हुई थी। अगली जो प्रस्तावित बैठक है दोस्तों वो युगांडा में 2023 में रखी गई है। 2020 में कोरोना की वजह से जो है इसका 2020 में क्या हुआ था? पहला आभासी सम्मेलन किया गया था कोरोना की वजह से। और उसमें पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बनने बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी में पहली बार शामिल हुए थे, इससे पहले वो शामिल नहीं हुए थे। तो इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कितने थे? 25 थे। वर्तमान में अगर हम इसके देशों की बात करें दोस्तों तो 123 से ज्यादा हो चुके हैं। पर्यवेक्षक देश की बात करें जो उनकी मीटिंग में भाग तो लेते हैं बट सदस्य नहीं होते, वो 27 से 28 हो चुके हैं। तो इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन
गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर गुट निरपेक्ष देश की अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत उन देशों ने की थी जो 1950 और 60 के दशक में अभी अभी आज़ाद हुए थे। वो देश कौन कौन से? लतीन अमेरिकी देश थे, एशियाई देश थे, अफ्रीकी देश थे, जो अभी भी आज़ाद हुए थे। किसके चुंगल से? फ्रांस और ब्रिटेन के उपनिवेशवादी चुंगल से आज़ाद हुए थे और वो अपना विकास करना चाहते थे। वो किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे और अलग रहकर अपना विकास करना चाहते थे ताकि उनकी जो विदेश नीति रहे वो स्वतंत्र रहे, उस पर किसी देश का कोई दबाव ना हो। गुट निरपेक्ष का मतलब तटस्थ होना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष मतलब होता है तटस्थता, बिल्कुल भी नहीं। गुट निरपेक्ष का सीधा साधा मतलब है कि सैनिक गुटों में शामिल ना होना, अपना विकास करना और मध्यस्थता के माध्यम से शांति की स्थापना करना, लेकिन तटस्थता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की और बात करें जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1983 में दोस्तों जो है पहली बार भारत में गुट निरपेक्ष सम्मेलन होता है और इसकी अगुवाई कौन करती है? उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री लेडी होती इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी इसका संचालन करती है। 1983 में जो है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन होता है। 1985 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने इसका बाद में 4 सूत्री मॉडल पेश किया था शांति स्थापना करने के लिए। तो हम शुरू से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं, शांति की स्थापना करने में काफ़ी योगदान हमारा रहा है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक है नियो। ठीक है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन 1972 1972। ठीक है, 1972 अंकटाड की अगर हम बात करें, अंकटाड की दोस्तों एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, उसी के आधार पर नव अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताया गया था। नव अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं कि वो जो देश हैं, जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, अब उनका अपने संसाधनों पर पूरा अधिकार होगा, अपने कच्चे माल पर पूरा अधिकार होगा। पहले कच्चे माल जो है बड़े बड़े देश उनसे लेकर जाते थे और तैयार माल करके उन्हीं देशों में भेज देते थे, बेच देते थे, यानी उनका नुकसान होता था। लेकिन अब नव अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से क्या हो गया? जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनकी अपने संसाधनों पर पूरी पकड़ होगी, अपने कच्चे माल पर पूरी पकड़ होगी। वो अपने कच्चे माल का निर्यात कर सकते हैं, अपने कच्चे माल से तैयार करके माल को बाहर बेच सकते हैं। विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं वो उनसे प्रौद्योगिकी मशीनें सस्ते दामों पर ले सकते हैं। यानी एक नई व्यवस्था को बनाया गया, पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पहले छोटे देश केवल कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक हुआ करते थे, लेकिन अब वो कच्चे माल भी बेच सकते थे, तैयार माल भी बेच सकते थे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में आ गया। जो पहले था वो उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ ये हो गया, यानी इसमें हमने अधिकतर जो है टॉपिक तो क्लियर कर लिए हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं दोस्तों। इसके अलावा अगर 1-2 पॉइंट और रह गए हैं तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में जो है तो कवर कर लेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।